हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी रूल हैं आपके, जैसे पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। हम यहाँ पर हुंड का नियम पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे और ऑफ-बाउ के नियम। ये जो सारे नियम है फ्रेंड्स, इनको बहुत ईजी भाषा में हम यहाँ पर सीखेंगे। इनकी डेफिनेशंस को हम बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ याद करना आपको बताया जाएगा फ्रेंड्स। इससे पहले आपको जो दो वीडियो आपके अप्लाइड केमिस्ट्री के अपलोड किए जा चुके हैं फ्रेंड्स, उसमें हमने परमाणु संख्या के बारे में पढ़ा है, क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या के प्रकार पढ़े हैं, क्वांटम संख्याओं के मान निकालना हमने सीखा इससे पहले के वीडियो में। और हमने पढ़ा है फ्रेंड्स नील बोहर का परमाणु मॉडल के लाभ और हानि के बारे में पढ़ा है, और सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल जो आपका सोमरफील्ड का मॉडल है उसके बारे में फ्रेंड्स हम इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को देख सके। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी अप्लाइड केमिस्ट्री की पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है। जो आपका पाउली का अपवर्जन नियम है, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है वो जानते हैं। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन होती है पाउली के अपवर्जन नियम की कि पाउली ने सन 1925 ईस्वी में परमाणु के स्पेक्ट्रा के अध्ययन के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स वो सिद्धांत क्या था। तो सिद्धांत था फ्रेंड्स आपका कि किसी एक ही परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की, कहने का मतलब है कि किसी एक ही परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। ये था फ्रेंड्स आपका पाउली का अपवर्जन नियम। केवल इतना सा ही है, आप समझ जाइए। बस कह रहा है कि किसी एक ही परमाणु के परमाणु एक होगा और एक ही परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती हैं। कहने का मतलब है कि यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के NLM के मान समान है तो इसके मान अवश्य भिन्न होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम में से समझ सकते हैं, जैसे कि He ही हमारा हीलियम है। जब हीलियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका होगा 1s2, यहाँ पर 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। n बराबर 1 के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 1, और यहाँ पर आपकी L की वैल्यू n-1 होती है तो वो 0 हो गई। L की वैल्यू जो L की वैल्यू होती है वही M की वैल्यू होती है तो ये 0 हो गई। और S की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगी आपकी +1/2, और यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0, तो यहाँ पर S की वैल्यू आपकी आ गई -1/2। कहने का मतलब है n की वैल्यू समान है, L की वैल्यू समान है, M की वैल्यू समान है, लेकिन हमारे यहाँ पर S की और S की वैल्यू दोनों भिन्न है। यही हमारा पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी एक ही परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर पाउली का अपवर्जन नियम के कुछ निष्कर्षण हम फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला निष्कर्षण होता है आपका कि किसी कोष के विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है फ्रेंड्स वो होती है 2n² होती है, और इस उपकोष के अधिकतम संख्या मतलब इस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो आपकी संख्या होती है फ्रेंड्स वो आपकी हो जाती है यहाँ पर 2। तो आपकी इस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। इसी तरह P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी 6 होती है। D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी फ्रेंड 10 होती है, और F उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्रेंड्स आपकी 14 होती है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर में आपका पूछा जा सकता है कि बताइए इस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट बनता है कि किसी कक्षक में वितरित जो आपके विपरीत के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या फ्रेंड्स होती है वो आपकी 2 होती है। किसी कक्षक में विपरीत के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्रेंड्स आपकी 2 होती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ते हैं कि हुंड का नियम क्या होता है। तो हुंड का नियम भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो कह रहा है कि किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हम तब तक नहीं करते हैं जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है। साथ ही अर्धपूर्ण भरे कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समदिश होती है। अभी फ्रेंड्स हम आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो आपको अच्छे प्रकार से समझ आ जाएगा कि हुंड के नियम की जो डेफिनेशन है वो क्या कहना चाहती है और क्या कहती है। तो यहाँ पर यदि आपको ये न समझ में आए तो आप नेक्स्ट डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। कह रहा है कि जहाँ तक संभव हो
संभव है किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और साथ ही उनके स्पिन क्या होते हैं फ्रेंड्स, समदिश होती है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपका हुंड का नियम जो है पहले वाली डेफिनेशन काफ़ी सरल है। तो कह रहा है कि किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं करते हैं जब तक कि उस सभी उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन 7 का, जो आपका नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। जब नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कुछ इस प्रकार का होता है फ्रेंड्स, 1s2 2s2 2p3। तो यस में कितने दो, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन फुल हैं तो एक ही डिब्बे में हमने 2 इलेक्ट्रॉन को पैक कर दिया। इसी तरह 2 में एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फुल हैं तो इसको 2 डिब्बे में पैक कर दिया। अब यहाँ sp3 मतलब आपको 3 डिब्बे बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने 3 डिब्बे बनाए। तो सबसे पहले कह रहा है कि सभी जो डिब्बे हमने बनाए सभी उपकोष में, तो ये आपका उपकोष है, सभी उपकोष में पहले एक एक हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भरा, 1 इलेक्ट्रॉन भरा, 1 इलेक्ट्रॉन भरा, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे भर गए। अब यहाँ पर नीचे कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब पहला इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो फ्रेंड्स हमारा कुछ साइन इस प्रकार का होता है, ये धनात्मक को व्यक्त करता है, और जो आपका यहाँ पर नीचे की ओर भरा होता है वो आपके ऋणात्मक को व्यक्त करता है। इसी तरह आपका ऑक्सीजन 8 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है फ्रेंड्स वो होता है 1s2 2s2, यहाँ पर 2p4 हो गया, यहाँ पर 2p3 था, यहाँ पर 2p4 हो गया। तो उसी तरह 1s2 वाला हमने यहाँ पर उपकोष भर लेते हैं। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन फुल हैं तो इनको भर लेते हैं। लेकिन जब 2p4 में पहुँचते हैं तो सबसे पहले हम 1 भरते हैं, एक डिब्बे में 1 भरा हमने, दूसरे में हमने 1 भरा, फिर तीसरे में हम 1 भरते हैं, लेकिन हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। जब हम इसको दोबारा भरना शुरू करते हैं तो हम इसको कुछ इस प्रकार नीचे की ओर, मतलब नीचे की ओर इस प्रकार के चिन्ह से हम इसको भरते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा जो आपका अगला नियम था, ये था हमारा फ्रेंड्स हुंड का नियम। तो आशा करता हूँ आपको हुंड का नियम समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है सन 1900 ईस्वी में बर्नर हाइजेनबर्ग ने परमाणु से संबंधित जो है बोहर के मॉडल के विरूप एक नियम दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो आपका सिद्धांत कहता है हाइजेनबर्ग का, वो कहता है कि किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव हो जाता है। कहने का मतलब है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू h/4 या इसी को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू h/4, जहाँ हमारा डेल्टा p इक्वल्स टू संवेग की अनिश्चितता कहलाती है और m आपका कण का द्रव्यमान कहलाता है और डेल्टा एक्स आपका कण की स्थिति को यहाँ पर बताता है और h आपका प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक के बारे में बताता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की गति जितनी ज़्यादा होगी तब इलेक्ट्रॉन का वेग निर्धारण करना असंभव हो जाएगा, मतलब डेल्टा पी की वैल्यू निकालना असंभव हो जाएगी। इसी तरह कह रहा है कि डेल्टा पी की वैल्यू जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन का निर्धारण करना उतना ही संभव हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स लास्ट आज का आपका यहाँ पर नियम बचता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम कि आप बाउ का नियम क्या होता है। तो आप बाउ का नियम फ्रेंड्स जर्मन भाषा का एक आपका शब्द है और जो आपका जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बनाना या रचना करना। तो आप बाउ का मतलब होता है बनाना या रचना करना। आप बाउ नियम के अनुसार परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। जैसे एग्जांपल होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। इसी तरह आपका जो परमाणु क्रमांक बढ़ता हुआ चला जाता है। कह रहा है कि यहाँ पर उपकोष की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निम्नलिखित ऊर्जा स्तर की सहायता से आपको यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है, जो कि आपको यहाँ पर बनाकर सिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपने जो ऊर्जा स्तर होता है यहाँ से चलता है आपका 1s से 2s 2p 3s 3p 4s फिर 3d फिर 4p फिर 5s फिर यहाँ पर 4d फिर यहाँ पर 5p यहाँ पर फिर 6s पे, यहाँ से फिर आए 4f पे, फिर 5d पे, फिर 6p पे, फिर 7s पे, फिर 5f पे, फिर 6d पर, फिर आपका 7p पर, और फिर यहाँ से जब हम 7p पर से चलते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं फ्रेंड्स इस वाले रास्ते से, मतलब 7d। तो ये था आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आप बाउ नियम की किस तरह हम किसी भी आपके जो किसी भी संख्या आपका जो तत्व होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, क्योंकि उपकोष की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से सिखाया गया है। किसी उपकोष की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर आपका सिखाया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं आपका यहाँ पर
पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में संभारिक तथा समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक तथा समस्थानिक में अंतर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण पढ़ेंगे, n+n रूल पढ़ेंगे और कक्ष तथा कक्षक में अंतर। ये फ्रेंड्स आपका टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर किया जाएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच कर सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।